Good evening, everyone. अस्मिता, तनिष्का, आकाश भाई, आंचल, मुस्कान भाई, सभी को गुड इवनिंग। गुड प्रतिभा मैडम इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग गायत्री, एकदम बढ़िया गुड इवनिंग। हर्षिका, ओशियन भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट लास्ट क्लास का रिकॉल करो। जतिन गुड इवनिंग यार। लास्ट क्लास का रिकॉल करो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। गुड समीक्षा, इवनिंग। शैलजा, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। गुड इवनिंग तन्वी, जिज्ञासा, वंशिका, गुड इवनिंग। प्रतिभा मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुजल, तन्वी एकदम बढ़िया। सिमरन मैडम गुड इवनिंग। बस छोटे से ही चीजें बची हैं। चैप्टर बहुत जल्दी, मतलब उसमें आज खत्म ही हो जाएगा। योगिता बिल्कुल एकदम बढ़िया गुड इवनिंग से यार। शिवानी गुड इवनिंग भाई। बस अब फटाफट रिकॉल कर लो, स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड प्लीज। अरे थैंक यू तनिष्का मैडम, थैंक यू। यार अब तो दिख रहा होगा प्रतिभा मैडम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक बार समझा दो फटाफट फिर से। हाँ वो रिकॉल तो करना ही है। चलो भैया कर दूं स्टार्ट। यस सर। चलो डन। तो रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, वाह। लेट्स स्टार्ट। यार लास्ट क्लास में हमने किया था अपना ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, पूरा एलसीआर सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन। वो ही करना है, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अरे थैंक यू मैडम। चलो भैया अब ज्यादा वो नहीं, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। भैया लास्ट क्लास में हमने किया था सीरीज एलसीआर सर्किट कि इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों की तीनों चीजें ही सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दी थी। तीनों की तीनों ही चीजें सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दी। लेकिन हमारा वीसी और वीएल ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ गए थे। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों का नेट निकाला था। मैंने कहा था कि अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी से तो हमारा जो नेट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और अगर हमारा एक्ससी बड़ा है एक्सएल से तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बेसिस पे हमने ई नेट निकाल लिया था। ई नेट की वैल्यू कितनी आई थी? स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। भैया चेक करते जाओ, किसी को कोई डाउट है? इसी के बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इम्पेडेंस, इम्पेडेंस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। भाई पहले यहां तक चेक करके बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। डन। नो सर। ऋतिका आप भी चेक करके बताओ, इसके बाद आपको डाउट है ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में? यहां तक कोई डाउट? यस नो सर, यहाँ पे कोई डाउट। चलो डन। अब देखो यार, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, हमारे सीरीज मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस तो है ही, हम रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर रहे। इधर एक्सएल और एक्ससी आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि किसी एक को ग्रेटर करके हम उसको डोमिनेंट बना सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया, अगर मैं एक्सएल को बड़ा कर दूं एक्ससी से, तो इस केस में कौन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा? इस केस में हमारा ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा इंडक्टर। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो डन। अब इंडक्टर डोमिनेंट है, तो आप मेरे को ये बताओ, इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है? रोकता है या फिर इजीली फ्लो करने देता है? सर भाई वेरी रोकता गुड। तो अगर इंडक्टर डोमिनेंट है तो इस केस में क्या होगा? ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स को रोकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकता है। तो इस केस में करंट की वैल्यू रिड्यूस होते होते जीरो हो जाएगी। चेक करो, ये वाली बात क्लियर है? यस यस सर। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं मैं एक्ससी को डोमिनेंट बना दूं इन कंपैरिजन टू एक्सएल, तो अब मेरा सर्किट कहलाएगा मोर ऑफ कैपेसिटिव।
मोर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो अगर मेरा सर्किट मोर ऑफ कैपेसिटिव हो गया है तो इस केस में कैपेसिटर डोमिनेंट तो मेरे को बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट को ये इजीली फ्लो करने देगा या रोकेगा? तो अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट को इजीली फ्लो करने देगा, तो मतलब इधर हमारे करंट की वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होगी जो सर्किट में फ्लो करेगा। तो इसी का चीज का मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा था कि यार ये मैंने ली है, यहाँ पे लिया करंट, यहाँ पे ली है फ्रीक्वेंसी। तो जब तक फ्रीक्वेंसी लो है इस केस में ज्यादा डोमिनेंट क्या हो जाएगा? इस केस में एक्सी डोमिनेंट हो जाएगा एक्सएल से और हमारा एसी करंट आराम से फ्लो करेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा दिया, फ्रीक्वेंसी को हाई करा दिया, फिर हमारा एक्सएल डोमिनेंट हो जाता है एक्सी से, तो उस केस में करंट की वैल्यू फिर क्या होने लग जाएगी? करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। यहां तक भी क्लियर हो गया रितिका मैडम आपको? यस सर। अगर अब मैं कोई एक करंट पकड़ूं, कोई भी एक रैंडम मैंने वैल्यू ले ली I1, तो यार मेरे को दिख रहा है ये जो करंट है, यही सेम करंट मेरे को दो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मिल रहा है। यही सेम करंट I1 की वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी 1 के लिए भी और फ्रीक्वेंसी 2 के लिए भी। तो मतलब यार बाकी सारे करंट तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, हर एक फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, लेकिन एक अकेला ऐसा करंट होगा विच इज I0, पीक करंट। इस पीक करंट पे केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता चल गया कि यार कोई एक फ्रीक्वेंसी हमें ऐसी फाइंड करनी है जिसपे करंट मैक्सिमम हो और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यूनिक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमारे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है और ये फ्रीक्वेंसी एक यूनिक मतलब एक सिंगल वैल्यू होगी। ये चीज क्लियर हुई? यस अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब हमारे पास जो इंपेडेंस है वो मिनिमम हो। तो मैंने देखा इंपेडेंस मिनिमम करने का तरीका क्या है? इंपेडेंस मिनिमम करने का तरीका है कि एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दो। जब आप एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दोगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा और उस टाइम पे हमारे पास इंपेडेंस मिनिमम आएगा और वो मिनिमम इंपेडेंस होगा केवल आर रेजिस्टेंस। तो हमने क्या कहा कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पे करंट मैक्सिमम क्यों आता है? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, इंपेडेंस मिनिमम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली करंट मैक्सिमम आएगा ही आएगा। भैया क्लियर है ये भी? यस सर। डन। अब देखो इसमें अभी और भी आगे बात करनी है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखवा दिया था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इन इसी फॉर्मूले को इक्वेट करूं तो 1/2 पाई रूट LC, और अगर मैं सिर्फ ओमेगा की बात करूं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 पाई बस हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√LC। अब पहले यहां तक आराम से चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत ना हो तो फिर इसके आगे की बात करते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? अब भैया वापस इस ग्राफ पे आओ और थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सा लेके चलते हैं। आप सबने ये नोटिस किया ही होगा। एक मिनट रुको, ये एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किसका? सेम वही करंट एंड फ्रीक्वेंसी का। करंट एंड फ्रीक्वेंसी हमें क्या देखना है कि ये ग्राफ कितना ज्यादा ब्रॉड है। आई रिपीट, हमें क्या चेक करना है कि ये वाला ग्राफ कितना ज्यादा ब्रॉड है। इस ब्रॉडनेस को हम कहेंगे बैंडविड्थ। इस ग्राफ के ब्रॉडनेस को हम क्या कहेंगे? बैंडविड्थ। अब हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि भैया जो ये बैंडविड्थ है ये कम से कम हो। क्या भैया सबको ये बात भी समझ में आ रही है? यस सर। आई रिपीट, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ये बैंडविड्थ कम से कम हो। क्यों? जितनी कम ये बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा हमारी क्वालिटी आएगी, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम इंडिकेट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। पहले आप बस सुनते जाओ, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बैंडविड्थ भी क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर भी क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाय बैंडविड्थ। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। अब पहले एक बार यहां तक कंप्लीट कर लो और कोई डाउट है तो भैया पहले पूछो। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर एक्सप्लेन करना है, वो भी है होल्ड पे। डन सर। भैया डन, चलो अब यार थोड़ा सा पहले एग्जांपल समझो, बैंडविड्थ हमें छोटी वगैरह क्यों करनी है। यार सपोज जैसे कल की क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था रेड एफएम का। मैं कह रहा हूं सपोज रेड एफएम है, रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमें गिवन होती है भाई 98.3, इस पे रेड एफएम प्ले करेगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा 98.3 पे तो बहुत सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन अगर मैं इससे हल्की सी फ्रीक्वेंसी कम रखूं जैसे 98.1 और अगर मैं इससे हल्की सी ज्यादा भी रखूं बाई चांस 98.5 तो मेरे को इस पे भी रेड एफएम सुनने को मिलता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि इन फ्रीक्वेंसी पे 98.1 पे और 98.5 पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस सुनने को मिलती है, क्लैरिटी नहीं आती। क्या सबने ये चीज कभी नोटिस करी है या नहीं? Yes. Yes, sir. वैसे तो भैया आज की जनरेशन एफएम सुनती ही नहीं होगी, सब स्पॉटिफाई वगैरह चलाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने चलाया हो भाई 98.3 पे तो बिल्कुल सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और इससे हल्की सी फ्रीक्वेंसी कम करूं और हल्की सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूं 0.23 डेसिमल का ही फर्क होता है, बस इतना ही, तो मेरे को उस पे भी रेड एफएम सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर इस पे डिस्टरबेंस और क्लैरिटी नहीं आती। तो ये है हमारे पास बेसिकली एक रेंज 98.1 से लेके 98.5 तक, बेसिकली ये हमारे पास एक रेंज है। गायत्री माइक म्यूट करो प्लीज। कि यार इस रेंज पे मेरे को रेड एफएम सुनने को मिलेगा, तो इसी रेंज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसी रेंज को हम बेसिकली कहते हैं बैंडविड्थ। भैया क्या ये चीजें क्लियर हो गई हैं? Yes, sir. तो भैया यही चीज बैंडविड्थ है। अब एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ होगी मतलब ये रेंज उतनी ही बड़ी होगी। अब आप क्या चाहते हो, सपोज भैया आपका खुद का एक एफएम चैनल है, आप क्या चाहते हो, ये रेंज बड़ी हो या छोटी हो? लेकिन एक चीज याद रखना, जितनी ब्रॉड ये रेंज होगी तो भैया लोग क्या करेंगे 98 पे या 98.1 पे भी चैनल लगा के बैठ जाएंगे, तो उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली वो क्या बोलेंगे, यार इस चैनल की तो कभी क्लैरिटी आती ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया आपकी बैंडविड्थ छोटी हो, बहुत कम हो। जितनी कम बैंडविड्थ होगी मतलब उतनी छोटी ये रेंज होगी। सपोज मैंने फिक्स कर दी है रेंज और भी ज्यादा छोटी, 98.2 से लेके 98.3, इससे भी छोटी बैंडविड्थ कर देता हूं। मैं कहता हूं 98.29 से लेके 98.31 तक। तो भैया जितनी छोटी बैंडविड्थ होगी तो मतलब इससे कम वाले चैनल्स पे आपका चैनल नहीं आएगा, रेड एफएम नहीं आएगा। तो बंदा जो भी प्ले करेगा, जिसको भी रेड एफएम सुनना होगा, वो 98.3 पे ही लॉग इन करेगा, तो उसको उस केस में सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। भैया चीजें क्लियर हो गई हैं? Yes. Yes, sir. तो इसी चीज को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया क्वालिटी फैक्टर से। तो आप खुद देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। तो आपको साफ दिख रहा है कि भैया ये क्वालिटी फैक्टर जो है वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भैया जितनी कम हमारी बैंडविड्थ होगी मतलब हमारा ग्राफ उतना ही पीक जाएगा, और ग्राफ जितना पीक जाएगा मतलब उतनी ही ज्यादा क्वालिटी मिलेगी, मतलब उतना ही शार्प आपको ग्राफ मिलेगा। जैसे मैं इधर दो ग्राफ प्लॉट करके समझाना चाह रहा हूं। एक केस में भैया मैंने बैंडविड्थ ज्यादा रखी तो इसमें आपकी जो शार्पनेस है वो कम आ रही है, लेकिन दूसरे ग्राफ में मैंने बैंडविड्थ बहुत कम रखी है। तो इस केस में अगर आप देखो आपकी शार्पनेस, आपकी क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं ये दोनों केसेस में? Yes, sir. चलो डन। Yes, sir. अब दिक्कत ये है कि बैंडविड्थ कौन कौन सी रेंज तक लेंगे, क्या रैंडम किसी भी रेंज को बैंडविड्थ ले लें? तो भैया ये रेंज एक स्पेसिफाइड रेंज है। क्या रेंज है कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए, हम बैंडविड्थ सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसी को लेंगे, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो पीक बाय √2 टाइम्स होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट कितना होना चाहिए, पीक बाय √2 टाइम्स।
तो बस हम उन्हीं फ्रीक्वेंसी को लेंगे F1 और उसी फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे F2 और ये F1 और F2 से लेकर जो रेंज मिलेगी उसको हम बैंडविड्थ कहेंगे। भाई जैसे ब्रॉडनेस कुछ लोग यहाँ की मेजर करने लग जाएं, कुछ लोग यहाँ की भी मेजर करने लग जाएं, तो पता कैसे चलेगा कि बैंडविड्थ एक्चुअल में है कौन सी? जो ये मेजर करेगा उसके हिसाब से बड़ी है, जो ये मेजर करेगा उसके हिसाब से बैंडविड्थ छोटी है। तो बैंडविड्थ ऐसा नहीं किसी भी रैंडम ब्रॉडनेस को ले रहे हैं, बैंडविड्थ के लिए हम उसी फ्रीक्वेंसी को लेंगे जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, पीक बाय √2 टाइम्स। और याद है आपको I0 बाय √2 क्या कहलाती थी, कौन सी क्वांटिटी होती थी? भाई याद ही नहीं है आपको? भैया वाह, भैया हमने कैलकुलेट IRMS। बिल्कुल सही, IRMS। मैंने आपको आई एवरेज कैलकुलेट करके बताया था हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये आया था 2I0 बाय पाई विच इज इक्वल टू 0.637 I0। सिमिलरली एक क्वांटिटी हमने फाइंड करी थी IRMS। IRMS होता है I0 बाय √2 विच मीन 0.707 I0। तो मतलब इधर हम IRMS वाली वैल्यू लेंगे। बिल्कुल, तो ये पूरा सॉरी नोट डाउन कर लो। अब क्वालिटी फैक्टर में जब हम ये सारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ सब कुछ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आएगा। आपको बस फाइनल फॉर्मूला करना है, कैसे हुआ कुछ हुआ कोई मतलब नहीं। 1/r√L/c, 1/r√L/c, ये फॉर्मूला याद रखना है क्वालिटी फैक्टर। ये लो प्रीवियस स्लाइड दिखा थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंडविड्थ ज्यादा है इसलिए क्वालिटी फैक्टर कम है, इधर बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। Done, sir. डन भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे करें, ये वाला भी सबका नोट डाउन हो गया था क्वालिटी फैक्टर वगैरह सब कुछ? Yes, sir. चलो डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखो पावर इन एन AC सर्किट। चलो भाई करूं स्टार्ट। Yes। चलो यार, अगर मैं डीसी करंट की बात करूं, जैसे हमने अपने थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, अगर मैं डीसी करंट की बात करूं तो यार डीसी करंट में फिर से वही कितनी बार बताया हुआ है भैया, EMF मतलब V एंड करंट ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। सिंस ये हमेशा सेम फेज में होते हैं तो इधर हम जो पावर कैलकुलेट करते थे, क्या किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो किया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, भाई किसी को याद नहीं है? वेरी गुड EI। भाई, वेरी गुड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के हमने 3 फॉर्मूले किए थे। एक फॉर्मूला था हमारे पास भैया VI मतलब इसको EI भी लिख सकते हो। एक और फॉर्मूला था I²R और एक और फॉर्मूला था V²/R। ये 3 फॉर्मूले थे। फिलहाल हमें रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि डीसी सर्किट में तो हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डीसी के केस में तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ इस फॉर्मूले को पकड़ के चलते हैं कि भैया पावर का फॉर्मूला VI, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा सेम फेज में है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो हमें पता है कि यार EMF और करंट सेम फेज में नहीं होते। EMF खुद एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, E0 sin ओमेगा t, और इधर करंट की तो हर सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन आएगी, हर एक सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन आएगी। जैसे प्योर रेजिस्टिव के केस में I0 sin ओमेगा t, प्योर इंडक्टिव के केस में भी, प्योर इंडक्टिव के केस में क्या आई थी इक्वेशन? E0 बाय ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2।
और प्योर इंडक्टिव के केस में आई थी ई नॉट बाय 1/ω/c साइन ω/t + π/2। तो इसलिए जब हमें ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर निकालना होता है तो हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते, इन दोनों को भैया हम एक अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये इसमें होता है ERMS। हमें RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि नहीं तो हर टाइम पे तो EMF की वैल्यू अलग अलग है, तो हम हर एक टाइम पे थोड़ी निकालने बैठेंगे। ERMS और IRMS, लेकिन इन दोनों में फेज अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक और चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज cos phi। चीजें क्लियर है? Yes, sir. अगर एक चीज नोटिस करो, हमने cos phi से मल्टीप्लाई क्यों किया है? भाई बहुत सिंपल सा रीजन है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में EMF एक वेक्टर क्वांटिटी है, रोटेटिंग वेक्टर। करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इस वाले केस में, अगर ऑल्टरनेटिंग में देखा जाए, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों को किस तरीके से मल्टीप्लाई करूं कि फाइनल आंसर मेरे पास स्केलर आए? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ता है? cos थीटा। cos theta। तो इसीलिए इधर cos का टर्म आया है। मतलब कोई इलॉजिकल नहीं है कि ऐसे फालतू में cos का टर्म लगा दिया, नहीं भैया, cos का टर्म इसलिए लगाया है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से करना है जिससे आंसर हमारे पास स्केलर है, इसलिए। अब मैंने आपको बताया था, इधर एक चीज नोटिस करो कि बेसिकली जो मेरा पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा? खुशी माइक म्यूट। हमारा जो पावर है वो बेसिकली cos phi पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि cos phi ही तो डिसाइड करके बताएगा ना कि भैया EMF और करंट के बीच में कितना फेज है, सेम फेज है, अलग अलग फेज है या क्या है। तो इसलिए मैंने कहा था आपको cos phi, जो मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया। cos phi बेसिकली क्या था? हमारा पावर फैक्टर था, क्योंकि हमारी जो पावर है वो इसी cos phi के ऊपर डिपेंड करेगी पूरी की पूरी। ये चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको cos phi का भी फॉर्मूला बता दिया था। cos phi का फॉर्मूला हमेशा आएगा R/Z, जो भी इंपेडेंस वगैरह होगा। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो Z की वैल्यू R के बराबर ही हो जाएगी, R/R 1। तो यहाँ पे cos phi की वैल्यू 1, इस तरीके से। पहले यहां से कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। डन। चलो अब इसी में आगे देखो। तो यार अगर मैं सपोज बात करूं प्योर इंडक्टिव सर्किट की और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, भाई आई रिपीट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्योर इंडक्टिव सर्किट की और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 90 का होता है ना भाई? ये चीज क्लियर है? बस एक में लीड करता है तो एक में लैग करता है, लेकिन अल्टीमेटली फेज डिफरेंस तो π/2 का ही है। तो यार अगर मैं प्योर इंडक्टिव के या प्योर कैपेसिटिव के केस में पावर निकालूं तो पावर आ जाएगी ERMS इंटू IRMS इंटू cos 90। भैया cos 90 कितना होता है? 0। तो इस केस में पावर कंज्यूम्ड भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये पावर कंज्यूम्ड, सिमरन अभी करता हूं प्रीवियस स्लाइड, पावर कंज्यूम्ड 0 आ रही है। तो इसलिए ये चीज हमारी कहलाती है वॉटलेस करंट, वॉटलेस सर्किट्स। वॉटलेस करंट का मतलब क्या है, या वॉटलेस सर्किट का मतलब क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें पावर कंज्यूम 0 आ रही है। और पावर कंज्यूम 0 क्यों आएगी? करंट तो फ्लो करेगा, EMF भी होगा, इसलिए आएगी क्योंकि इस केस में फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री का आएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्किट कोई पावर कंज्यूम करेगा ही नहीं। क्या चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. अगर आप ध्यान से थोड़ा सा रिकॉल करो, ये चीज मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले ही पढ़ाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं बताता हूं हमने कौन से टॉपिक में ये चीज पढ़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने मोशनल EMF में ये चीज आपको पढ़ाई थी। मोशनल EMF में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये हमारा एक मूवेबल आर्म है और मैं यहाँ पे कोई एक फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, इस मूवेबल आर्म को मूव करने के लिए,
तो हमारे फोर्स लगाते ही इस वायर में करंट फ्लो कर गया था, और करंट फ्लो करते ही इस वायर में इलेक्ट्रिक पावर आएगी। तो हमने पावर निकाली थी एक, हमने दी इस वायर को फोर्स इनटू वेलोसिटी करके, लेकिन एक पावर आई थी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो पावर लॉस होगा बेसिकली। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था आई आर से। जब हमने दोनों का फॉर्मूला कैलकुलेट किया फोर्स इनटू वेलोसिटी या आई स्क्वायर आर करके, तो हमने देखा ये दोनों पावर एग्जैक्टली सेम आई थी। इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सटर्नल पावर, ये दोनों पावर सेम आई थी। तो हमने कह दिया था कि भैया ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हो रहा है, कि हमने जितनी भी पावर दी वो कहाँ गई भैया, वो हीट के अंदर कन्वर्ट होके लॉस हो गई। क्या चीजें याद आई ये वाली? यस सर। बाकी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है याद नहीं होगा, तो भैया थोड़ा सा ये चीज फिर से चेक कर लेना। ये वाली डेरिवेशन हमने उसमें ये प्रूफ किया था कि जो पावर हम डिलीवर कर रहे हैं वो पावर पूरी की पूरी करंट में जा रही है, और करंट वाली पावर हमारी हीटिंग में लॉस में जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वॉटलेस करंट। चलो ये लो प्रीवियस स्लाइड भैया, नोट डाउन करना शुरू करें, जैसे कंप्लीट हो जाए बता दो, और मेरे को 1 मिनट में। हो गया सबका? Yes, sir. चलो डन, सर डन। गुड। चलो अब इसी में आगे की बात सुनो। आगे क्या है, बस चैप्टर ऑलमोस्ट एंड ही है। अब यार सिमिलरली हमने जो ये इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करी है, सिमिलरली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस एसी सर्किट्स। तो यार इसमें फिर से कोई डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है। बस मेन मुद्दे को समझो। अगर मेरे पास केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है, इस केस में हीटिंग जो लॉस होता है, हीट एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हीट एनर्जी भाई, वेरी गुड, आई स्क्वेयर आर टी। तो मतलब हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता है। सिमिलरली हमें कैपेसिटर के बारे में भी पता है कि अगर मैंने कैपेसिटर लिया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला नहीं है,
भैया भूल गए हो, हाफ सी वी स्क्वेयर, याद आया? यस सर। ठीक है भाई, डन। रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार चेक कर लेना। मैंने कहा यार रेजिस्टेंस के केस में जो एनर्जी होती है वो ड्यू टू दी हीट होती है, H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। वेयर एज, अच्छा गाइस, वेयर एज कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो हाफ सी वी स्क्वेयर। सिमिलरली अब बात आई इंडक्टर की, तो मेरे को बताओ इंडक्टर के अंदर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती होगी, एनर्जी लॉस होता होगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी वजह से होती है? जैसे मैंने कहा ऊपर वाले में करंट है, हीट है, नीचे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? किसी को कुछ याद नहीं है, बहुत सही। तो भैया फिर से यहाँ पे लिख लेना, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, वेयर एज इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए जब भी हम किसी इंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है यूनिफॉर्म, और उसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट, टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह। तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, ये चीज याद रखना। इसकी एनर्जी को भी जनरली हम यू से ही डिनोट करते हैं, और इसकी एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला भी भैया कुछ ऊपर वाले की तरह सेम है, हाफ सी वी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। ये किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। एल आई नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम फील्ड, उसके अकॉर्डिंग। ये किसका माइक अनम्यूट पे होके गाने चला रहे थे भैया? डन। अब यार हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहता है कि यार हमारी, अगर मैं इन सबको सीरीज में यूज कर दूं तो हमारी किसी एक से एनर्जी कम होगी तो किसी एक से एनर्जी उसी वक्त बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? अल्टीमेटली टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, जैसे sir. एक एग्जांपल लो, फिर से वही वाली बात, जैसे मैंने कहा था कि जब तक फ्रीक्वेंसी लो है, जब तक फ्रीक्वेंसी लो है तो भैया मैंने आपको कहा था कि हमारा XL ज्यादा डोमिनेंट रहेगा या XC ज्यादा डोमिनेंट रहेगा? सर एक्सेल। XC, तभी तो इसने करंट को पास करने दिया था लो फ्रीक्वेंसी पे। XC ज्यादा डोमिनेंट है, तो XC ज्यादा डोमिनेंट है, तो इस केस में ज्यादा एनर्जी C पे चली जाएगी और L पे एनर्जी इंडक्टर पे कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी फिर भैया हमारा XL डोमिनेंट हो जाएगा XC से, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे XL डोमिनेंट हो गया तो उसने ऑल्टरनेटिंग करंट को रोका था, करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी। तो अब इस केस में हमारी जो एनर्जी है वो इंडक्टर पे ज्यादा हो जाएगी और कैपेसिटर पे कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैकेनिक्स में पढ़ते थे, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वही सेम जितनी डिक्रीज हुई वो किसमें जाके कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में। तो इधर भी खेल यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो गुड। तो इसी चीज को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलसी ऑसिलेशन। भैया करें एलसी ऑसिलेशन? यस सर। चलो डन। भाई थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार समझ लो एलसी ऑसिलेशंस में क्या कर रही है। भाई एलसी ऑसिलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक सीरीज सर्किट ले रहे हैं, आप बस थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करना। मैंने एक कैपेसिटर लिया जो पूरा का पूरा चार्ज है, ये कैपेसिटर पूरा चार्ज कर दिया मैंने पहले ताकि ये करंट प्रोवाइड करने लग जाए, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ बन जाए, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है कोई इंडक्टर। तो देखो अब ये सीरीज कनेक्शन हो गया इंडक्टर प्लस कैपेसिटर एलसी का।
मैंने कहा कि पहले हमारा कैपेसिटर चार्ज है, तो इनिशियल सिचुएशन समझना, व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0। भाई कैपेसिटर सपोज ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो अभी तो कैपेसिटर जस्ट मैंने पूरा चार्ज किया है, अभी तो जैसे मैंने सर्किट को इससे कनेक्ट ही नहीं किया। तो मेरे को बताओ अभी करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? 0 है ना भाई। अगर करंट 0, स्विच ओपन है मतलब, अगर करंट 0 है तो मेरे को बताओ क्या इस इंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी? नो सर। No, sir. भाई इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। अरे जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं यू एल कितना होगा, एनर्जी इंडक्टर 0 होगी, लेकिन सारी की सारी एनर्जी किसमें होगी? कैपेसिटर में। और कैपेसिटर की एनर्जी अभी पूरी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर होगी। अभी इसका पूरा पोटेंशियल वी होगा। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. Sir. डन। अब क्या होगा, अब भाई ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, भैया मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो होगा क्या यार कि यहां से करंट की वैल्यू इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी जो सर्किट में फ्लो करेगी। मतलब एक तरीके से वो एग्जांपल लो कि पाइप है, अभी पाइप खाली है, अब आपने एकदम से कनेक्शन ऑन कर दिया तो पानी का फ्लो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इधर भी वही है कि करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब इधर ध्यान देना, इंडक्टर के केस में बता रहा हूं, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है थ्रू द इंडक्टर। तो भैया हमने पढ़ रखा है कि इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू अगर कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे तो एक बैक ईएमएफ इसके अंदर ही प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस फिनोमेनन का नाम क्या था कि सेम चीज के अंदर करंट प्रोड्यूस चेंज करा दो और इसी के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करा दो। सेल्फ Inductance. भैया वेरी गुड, सेल्फ इंडक्शन। तो जैसे जैसे हमारा करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होते जा रहा है, क्योंकि भैया कैपेसिटर में क्या है, चार्ज स्टोरिंग था, करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब चार्ज प्रोवाइड कर रहा है ये। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, मेरे जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो जो कैपेसिटर पे एनर्जी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटर पे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कैपेसिटर पे एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन इस इंडक्टर में बैक ईएमएफ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये अब यहाँ पे इंडक्टर की एनर्जी क्या होने लग जाएगी, भैया इंडक्टर की एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए। क्या भैया सेकेंड स्टेज समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले एनर्जी इस पे ज्यादा थी, इस पे 0 थी, अब क्या हो रहा है, इस पे एनर्जी कम होती जा रही है, इस पे एनर्जी बढ़ती जा रही है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मेरे सर्किट में जब ये कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा, मेरे सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा। कब करेगा ये? जब मेरा कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस केस में यूसी क्या बन गया, 0। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है तो यूएल क्या हो जाएगा, यूएल मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। क्या पहली 3 सिचुएशन समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो देखो हमने क्या किया, हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया है बेसिकली। कहां से? कैपेसिटर पे थी पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब एक तरीके से समझ लो हमारे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं और ये वाटर बॉटल पूरी फिल्ड है, एक पूरी खाली एक पूरी फिल्ड, बस मैं पानी इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, बस यही खेल खेलते जा रहे हैं। तो पहले इसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, इसकी 0, पूरा पानी इसमें ट्रांसफर हुआ, अब इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी 0। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बनेगा। आकाश सेकंड स्टेप रिपीट करना है। आकाश मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो उसके पास था वो प्रोवाइड करते जाता। Yes, sir. तो यही चीज मैंने सेकंड स्टेप में लिखी है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होती रही है तो मतलब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज। कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो तो चार्ज पे ही डिपेंड करती है ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, भैया वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाओ या नेक्स्ट स्लाइड पे, भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले थे। एक तो था हाफ सी वी स्क्वायर,
क्या बाकी दो फॉर्मूले याद हैं? बाकी दो फॉर्मूले क्या थे? half QV, हाफ क्यूवी, वेरी गुड। और एक और कौन सा फॉर्मूला था? क्यू स्क्वेयर बाय 2c। भैया फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखो। तो मतलब मेरी एनर्जी चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो अगर एनर्जी चार्ज पे डिपेंड कर रही है तो चार्ज अगर इधर कम हो रहा है तो डेफिनेटली यूसी की वैल्यू भी कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलोनॉइड से, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और हमारा तो जो इंडक्टर की एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अब चीजें क्लियर हो गई आकाश? Yes, sir. अब अगर मैंने पूरा का पूरा दे दिया चार्ज, तो उस केस में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी तो जीरो बन गई, लेकिन इंडक्टर की करंट मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो इस पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी। डन भैया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. डन। अब इसी के आगे समझो थोड़ा सा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप अब क्या होगा, जैसे जैसे करंट यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा था, अब करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होना होगी? क्योंकि पहले करंट प्रोवाइड कौन कर रहा था? कैपेसिटर। लेकिन अब पीछे से चार्ज प्रोवाइड करने वाला तो है ही नहीं। तो अगर अब पीछे से चार्ज प्रोवाइड करने वाला है ही नहीं, तो अब करंट की वैल्यू फिर क्या होने लग जाएगी? मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होने लग जाएगी। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ रही है या रिपीट करना है? Yes, sir. भाई जैसे मैंने कहा समझो फिर से, इसको इस तरीके से फिर से रिलेट करो थोड़ा सा। भाई मैं कह रहा हूं कि जैसे कि ये एक पाइप है, और सपोज यहाँ पे हमने कोई पानी का कनेक्शन लिया हुआ, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा भैया पानी हमारा बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती चली जाएगी ना, क्योंकि पीछे से कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. लेकिन मैं कह रहा हूं Yes. अगर मैं इस कनेक्शन को बंद कर दूं, कनेक्शन को बंद कर दूंगा, तो फिर क्या होने लगेगा? पीछे से पानी सप्लाई करने वाला है ही नहीं, तो पानी की क्वांटिटी तो इस तरीके से कम होती चली जाएगी। तो इधर अब वही सिचुएशन आ रही है कि भैया जैसे ही हमारा करंट पीक वैल्यू पे पहुंचा, हमारा ये वाला ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। पीक वैल्यू के बाद फिर से करंट अपने डिक्रीजिंग स्टेज में चले जाएगा। तो भैया अब क्या हो रहा है? करंट डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज कर रहा है तो अब हमारा सोलोनॉइड क्या करेगा? अब ये बैक ईएमएफ सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। क्या सबको चीजें याद आ गई हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाई थी? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो हम उसको सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराएंगे। तो इधर बैक ईएमएफ सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो अब हमारा सोलोनॉइड सोर्स ऑफ करंट बन जाएगा। जैसे पहले सोर्स ऑफ करंट क्या था? कैपेसिटर। अब सोर्स ऑफ करंट क्या बन जाएगा? सोलोनॉइड। अब सोलोनॉइड सोर्स ऑफ करंट हो गया, तो सोलोनॉइड कंटिन्यूअसली करंट प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारा कैपेसिटर जो पहले डिस्चार्ज हो रहा था, अब कैपेसिटर क्या होना शुरू कर देगा? चार्ज होना शुरू कर देगा। Charge. क्या ये बात रिपीट करनी है, ये समझ में आ गई? सर Yes, एक बार रिपीट कर दो। लगी गया था। डन। भाई मैं कह रहा हूं जो मैंने ये पहली तीन सिचुएशंस लिखी हैं, अब तक करंट का सोर्स कौन एक्ट कर रहा था पहली तीन सिचुएशंस तक? सर कैपेसिटर। भाई वेरी गुड, कैपेसिटर वाज द सोर्स ऑफ करंट। वेरी गुड। और अभी ये जो है ये अपोज कर रहा है करंट को, अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो अब की बार जो बैक ईएमएफ है और जो करंट है देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अब की बार बैक ईएमएफ क्या कर रहा है? करंट को अपोज कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब यही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ही समझा पाऊंगा मेरे ख्याल से, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब यही चीज फिर से डायग्राम के थ्रू समझो। भैया आप कैपेसिटर की प्लेट्स डिस्चार्ज है, इसलिए ना कोई पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा हूँ ना कोई नेगेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ। अब की बार क्या हो रहा है? जो इस सोलोनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, वो डिक्रीज हो रहा है। भाई करंट डिक्रीज हो रहा है तो भैया मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो अब की बार लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भैया मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो अब की बार बैक ईएमएफ नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा।
तो अब की बार बैक ईएमएफ अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? अब की बार बैक ईएमएफ सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब है कि अब ये करंट की वैल्यू रिड्यूस नहीं होने देगा, अब ये करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराएगा। तो भैया करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करना बंद नहीं होगा, क्योंकि पीछे से एक सपोर्ट मिल गया ना, तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। अब मेरा कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन इसको करंट मिलने लग गया, तो अब की बार सोर्स कौन बन रहा है करंट का? कैपेसिटर तो डिस्चार्ज था, वो तो सोर्स बन ही नहीं रहा। अब की बार हमारा सोलोनॉइड है, जो भैया इसने ईएमएफ खुद से प्रोड्यूस किया और इसने कहा करंट को मैं रुकने नहीं दूंगा, करंट को मैं डिक्रीज भी नहीं होने दूंगा, करंट को मैं इंक्रीज कराऊंगा और मैं करंट को कंटिन्यूअस फ्लो कराऊंगा। तो नाउ द सोर्स ऑफ द करंट इज इंडक्टर। क्या अब ये वाली बात क्लियर हुई डायग्राम से? Yes. Yes, sir. sir. Yes. तो पहले कैपेसिटर करंट दे रहा था, अब कैपेसिटर करंट ले रहा है, तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, अब कैपेसिटर चार्ज होगा। तो अब कैपेसिटर की ये बन जाएगी पॉजिटिव प्लेट और ऊपर वाली बन जाएगी नेगेटिव प्लेट। तो सिचुएशन फोर्थ में क्या होगा, जैसे मैंने कहा, अब करंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज होना शुरू होगी, फिर से इंक्रीज होना शुरू होगी, चार्ज इंक्रीज होना शुरू करेगा। अब की बार मेरा जो ये इंडक्टर है वो सोर्स है, तो अब की बार ये डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर करंट ले रहा है, तो अब की बार ये चार्ज होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिर से वही एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा पहले मैंने वाटर इधर से इधर ट्रांसफर किया, ये भर गया था, तो अब इसने क्या किया, इसने कहा मेरी तो लिमिट आ गई, अब ये फिर से क्या कर रहा है, अब ये फिर से पानी इधर ट्रांसफर कर रहा है। चीजें क्लियर हैं? Yes. Yes, sir. लेकिन अब बड़ा डिफरेंस क्या है भैया, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी तक मैंने जितनी भी पहली 4 सिचुएशंस में करंट को फ्लो कराया है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है पहली 4 सिचुएशंस में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, तो इसलिए करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब इस वाली सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है भैया, मेरा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो इंडक्टर अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लूज कर देगा। इंडक्टर पे 0 हो गया, डिक्रीज होते होते इंडक्टर पे 0 हो गया, कैपेसिटर पे मैक्सिमम हो गया फिर से। लेकिन अब कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया है, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया है, तो फिर से सिचुएशन 4 के बाद क्या हो जाएगा, सिचुएशन 5 में फिर से मेरा कैपेसिटर क्या बन जाएगा, फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद सोर्स बन जाएगा। लेकिन अब ये करंट को कैसे फ्लो कराएगा, अब ये करंट को इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा। क्या चीजें समझ में आ गई हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई देखो, सिचुएशन 4 तक, स्टेप 4 तक करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। सिचुएशन 4 के बाद जब कैपेसिटर चार्ज हुआ लेकिन उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट की बार बार साइकिल चेंज हो रही है या नहीं हो रही? Yes, sir. करंट की साइकिल बार बार चेंज हो रही है, ऊपर से एनर्जी की भी तो साइकिल चेंज हो रही है, एनर्जी इधर फिर इधर मैक्सिमम, फिर इधर मैक्सिमम, इस तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रही है। तो इधर है ना, एनर्जी और करंट दोनों ऑसिलेट करते हैं, याद रखना, इसलिए इसको कहलाते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन के अंदर करंट एज वेल एज एनर्जी बोथ ऑसिलेट्स। ये लिख लो भैया, करंट एंड एनर्जी ये दोनों के दोनों ऑसिलेट करती है। क्या अब आपको ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अगर मैं एनर्जी लॉस, जैसे रेजिस्टेंस जैसे भी एनर्जी लॉस होते हैं, अगर मैं इस पूरे केस में रेजिस्टेंस को 0 मान लूं कि भैया किसी भी वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये साइकिल अनंत काल तक, मतलब इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। लेकिन हमें पता है रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा हीट लॉस में जाएगी ही जाएगी। इसलिए जो ये ऑसिलेशन है ये किसी एक टाइम पीरियड तक ही चलेगा, क्योंकि एनर्जी बार बार कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जाएगी हर एक ऑसिलेशन के बाद। जैसे पेंडुलम वाला केस कि भैया अगर मैं एयर रेजिस्टेंस ना कंसीडर करूं तो ये ऑसिलेशन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मेरे को पता है एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं तो ये ऑसिलेशन थोड़ा सा इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती रहेगी और एक पॉइंट पे क्या कर जाएगा, ये रुक जाएगा। तो इधर भी वही होगा, एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा एनर्जी पूरी 0 हो गई है, क्योंकि वो हीट लॉस में चली गई। भैया सबको एलसी ऑसिलेशन भी क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
चलो Yes, sir. गुड। तो भैया बस यही था पूरे चैप्टर में, हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। एसी जनरेटर है इस चैप्टर में, वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। कुछ बुक्स में इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर दे रखा है, ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करा दिया। तो हमारी सारी चीजें खत्म, क्वेश्चंस करने हैं, वही मैं अभी कह रहा हूँ, चैप्टर खत्म, क्वेश्चंस करने हैं। भैया आपको ये भी बता दूं नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर होगा, जैसे आपको बाकी प्लानर मिल गया था ना, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू होगा? No, sir. कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। भैया नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा डुअल नेचर। नहीं, डुअल नेचर तो शायद से हम कर चुके। Yes, sir. डुअल नेचर सर हमारा एक बार यार एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, हमारा डुअल नेचर शायद से हो गया था। बाय चांस अगर डुअल नेचर नहीं हुआ है तो हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर, और अगर डुअल नेचर हो गया था तो हम स्टार्ट करेंगे एटम्स। ये चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. बाकी मेरे को जहां तक याद आ रहा है, हमने डुअल नेचर, मेरे को याद क्यों आ रहा है हमने नहीं किया था। हाँ मैंने बताया था। किया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, ठीक है भैया। तो भाई जरा फटाफट से कंप्लीट करो, फिर मैं आगे। चलो भाई डन करें आगे। चलो भाई तो लो भैया क्वेश्चन ट्राई करो। ये किसका माइक अनम्यूट पे चले गया था भाई? यार क्वेश्चन है हमारे पास कि फिर वही प्रीति माइक म्यूट। प्रीति माइक अगर फिर से अनम्यूट हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। कर लो फिर माइक अब अनम्यूट करना है तो। चलो लेट्स रिमूव भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। एक मिनट रुकना सब लोग। डन भाई क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है कि हम एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। भाई आई रिपीट, क्वेश्चन कह रहा है कि हम यूज कर रहे हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और हमने वोल्टेज को ड्रॉप कराया है फ्रॉम 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। और इस डिवाइस का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, और इसकी एफिशिएंसी गिवन है। ट्रांसफार्मर की कोई भी डिवाइस है तो उसकी एफिशिएंसी होगी होगी। हमें इधर इसकी एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी है 80%। हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल।
What is the current drawn from the primary coil? चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ है? Yes, sir. भाई थोड़ा रिकॉल करा देता हूं अगर भूल गए हो तो। मैंने कहा था ट्रांसफार्मर में ये वाली कॉइल होती है हमारी प्राइमरी कॉइल। इसका ईएमएफ हम इंडिकेट करते हैं E1 से, लेते हैं E1। ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, इसका ईएमएफ जो भी होगा वो होगा E2। और हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का रेशियो हुआ करता था कि E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तो कुछ बोला हुआ ही नहीं है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तो कुछ डिस्कशन ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले को छोड़ दो कि भैया ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। तो भाई अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर हमें करंट ड्रॉन कैलकुलेट करना है कि कितना करंट हम ले रहे हैं इस प्राइमरी कॉइल से, यहां से I1, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा I2, हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स वगैरह या और भी जगह पढ़ा होगा, हमेशा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई याद नहीं है आपको? एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वेरी गुड, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। भैया आई रिपीट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कोई भी अगर डिवाइस है उसका फॉर्मूला हमेशा आउटपुट बाय इनपुट। अब इधर एफिशिएंसी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर लिखा जाता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये चीज याद रखना, एफिशिएंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस का फॉर्मूला, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों ना हो, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और अगर कोई मैकेनिकल डिवाइस है तो हम बेसिकली लिखते हैं आउटपुट वर्क बाय इनपुट, जो भी हमने दिया होगा। तो यार पावर का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ इनटू आई। तो इधर आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी कॉइल है, तो E2 I2। क्या सब कुछ स्टेप समझ में आ रहे हैं? और इनपुट क्या है? इनपुट बेसिकली मेरे लिए प्राइमरी कॉइल है, तो यार हमारे पास इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा I1 E1 I1। ये सब लोग एक बार चेक करके बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। डन। तो यार आपको सारी वैल्यूज गिवन तो है क्वेश्चन में, आपको बस बेसिकली I2 कैलकुलेट करना है। I1 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं I1। I1 की वैल्यू होगी E1 बाय R1। E1 की वैल्यू आपको दे रखी है 200, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10, तो I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 एम्पियर। तनिष्का आपका आंसर सही है। अब सारी वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। भैया एफिशिएंसी गिवन है 80%, तो 80 बाय 100। E2 की वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट। I2 हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय E1। E1 की वैल्यू गिवन है 200 और हमें I1 चाहिए था, तो I1 की वैल्यू 10। इन सबको सॉल्व कर लो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 और मेरे को बता दो भैया I2 कितना आ रहा है? 80 एम्पेयर। 80 एम्पियर कैसे आ जाएगा? जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो करंट की वैल्यू ज्यादा कैसे आ रही है? भाई सबसे पहले तो ये दो जीरो 200 और इसको ऐसे कट कर दो, फिर ये जीरो ऐसे कट, 2 कट। यार हमने कुछ गलती करी है क्या? Yes, sir. इस हिसाब से तो 80 एम्पियर आ गई, ये कैसे पॉसिबल है? हमने कहाँ गड़बड़ कर दी? एक मिनट रुको भैया, चेक करने दो हमने कहाँ गड़बड़ करी है, कौन से स्टेप में मैंने क्या गलत लिख दिया। 10 E1 बाय R1। एक बार मेरे क्वेश्चन फिर से रीड आउट करने दो, मैंने रेजिस्टेंस वगैरह सबकी वैल्यू दी है। और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट a device of resistance 20 ohms. Assume that the efficiency is 80%. यार सब कुछ तो सही दिया है। टू ऑपरेट
भाई गलती, एक चीज की गलती कर दी है मैंने, प्लीज ठीक कर लो। बिल्कुल प्रतिभा गलत आ रहा है, तो तनिष्का आपका आंसर कैसे सही आ गया फिर तो? भैया एक चीज ठीक कर लो, ये रेजिस्टेंस जो मेरे को दे रखा है वो सेकेंडरी कॉइल का दे रखा है, सेकेंडरी कॉइल का, जिसपे हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो इसको ठीक कर लो। हमें I1 की वैल्यू चाहिए थी, मैंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है, प्लीज इसको ठीक कर लो। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था करंट ड्रॉन फ्रॉम दी प्राइमरी कॉइल, मतलब मेरे को I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए मैंने चीजें गलत रख दी। भैया मैं सबसे पहले I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, I2 की वैल्यू होगी E2 बाय R2, E2 की वैल्यू थी 20 वोल्ट, R2 की वैल्यू भी 20, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर। अब प्लीज वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, अब आंसर सही आना चाहिए। 80 बाय 100 एफिशिएंसी हो गया, E2 की वैल्यू 20 हो गई, I2 की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइडेड बाय E1, E1 की वैल्यू 200, और हमें कैलकुलेट करना था I1। अब सॉल्व करो प्लीज, अब चेक करो अब आंसर कितना आ रहा है। सर 0.25 एम्पेयर्स। 0.25 नहीं, भाई सिंपल है ये, 20 200 कटा 10, 10 और 100 कटा 10, तो यार ये हमारे पास क्या आ गया 80 बाय 10, 80 बाय 10 मतलब हो गया 8। तो भैया इधर देखो, हमारे पास बेसिकली जो I1 की वैल्यू आ रही है 1/8 आ रही है, विच इज मीन 0.125 एम्पियर्स। चेक करो सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। आकाश, प्रतिभा आपने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है तनिष्का कोई बात नहीं, प्रतिभा डन, कोमल डन, बढ़िया। Done, sir. डन, चलो कोई बात नहीं। जतिन, तो बस यार आज के लिए इतना ही है, कुछ अगर बच्चे कुछ